तो यहां तक आते आते अब कुछ आप एनालिस्ट टाइप बन गए जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब आपको बनाने का कुछ ना कुछ आइडिया हो गया है। नेक्स्ट अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का तरीका सीखेंगे। क्या वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं? रेशियोज वर्ड लिखे नजर आ रहे हैं। मतलब इसका क्या है, जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें। एक आसान सी एग्जांपल से जरा बात समझें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए सपोज दो कंपनीज हैं। सपोज एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है मिलाएं जरा। कंपनी ए की सेल है 100 मिलियन। कंपनी बी की सेल है 10 मिलियन। ये कंपैरेटिव नहीं बना रहा, दो कंपनीज का डाटा आपके सामने लिख रहा हूं। कौन कौन सी कंपनी? कंपनी ए की कॉस्ट ऑफ सेल्स है सपोज 80 मिलियन, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट है 20। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले हजरात फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में इस वक्त मौजूद हैं, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है। ये एक मेरी ख्वाहिश है कि शायद आपको वो पता है, लेकिन हकीकत वही थी कि हमें तो कोई टेंशन नहीं, वही तो है। पता है, हमें भी पता है, F1 की क्लास हो रही है। कंपनी बी की कॉस्ट ऑफ सेल 6 मिलियन है और देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट 4 मिलियन है। यहां तक डन है सर? एक सिंपल सा डाटा मैंने आपके सामने लिखा। अब आपसे मुझे रिक्वायर्ड ये है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी पार्टिसिपेशन भी हाईली रिक्वायर्ड है। कंपनी ए ने कंपैरेटिवली इस साल अच्छा परफॉर्म किया है या कंपनी बी ने? हम न्यूट्रल हैं, खुदा के लिए या यस है या नो है, ए है या बी है, सी ने, एफ ने। जानले स्टूडेंट्स, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंप्लीट साइलेंस। अनडिसाइडेड है, इतना मुश्किल डिसीजन नहीं था यार। बी, मेरी तरफ जरा देख के बताएं, 20 मिलियन अच्छा है या 4 मिलियन? 4 मिलियन अच्छा है। 16 मिलियन दे पहले मुझे। अब माल है यार, वो 20 कहाँ, 20 मिलियन, मिलियन तो छोड़े, 20 रुपए 4 रुपए, अब माल है यार। जब मैं बात कर रहा हूं ये कोई डॉक्टर भी कर सकता है, लेकिन आप अकाउंटेंट्स ने क्या किया है, आपने सिर्फ 20 और 4 नहीं देखा, आपने इनका कंपैरिजन किया है सेल के साथ। हमने कोई नहीं किया। नहीं, जिन हजरात ने बी बताया, आपने क्या किया? आपने सोचा है, आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ सोचा है। जो आपने सोचा, जिन जिन हजरात ने सोचा है, वो उन हजरात ने भी कैलकुलेटर उठाना है, जिन्होंने नहीं सोचा उन्होंने तो खास तौर पर उठाना। कंपनी ए की एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखें 20। क्या लिखवाया मैंने? 20। सीरियस हो जाए। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करें, ढूंढ के सेल 100। 20 डिवाइड बाय 100 क्या मतलब? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। 20% मल्टीप्लाइड बाय 100 भी मैंने करवाया। मैंने आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करवाई है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। फॉर्मूला क्या बनाया जी? बोले बोले बोले। आपका आंसर आया 20%, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई भी किया। तो ये 20% का मीनिंग ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 20% ऑफ सेल्स। कंपनी बी में वर्किंग करवाएं। कैसे कैसे कैसे, कमाल हो गया नहीं?
कंपनी बी में अगर यही वर्किंग करनी हो तो 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इज 40% ऑफ सेल। क्या प्रॉफिटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ज्यादा होनी चाहिए? क्या ज्यादा होनी चाहिए? तो यकीनन रुपीस में ए के रुपीस ज्यादा है, लेकिन सेल के मुकाबले में बी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बी ने 10 मिलियन सेल करके 40% प्रॉफिट कमाया है और ए ने 100 मिलियन सेल करके 20% ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। तो अब जस्ट वो जो हम सोच रहे थे कि इस कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया है, अगर ये रेशियो सामने आ जाए तो क्या स्ट्रेट अवे डिसीजन लिया जा सकता है कि कंपनी बी हैज परफॉर्म बेटर देन द कंपनी ए? अब असल में आप बनने लगे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर। मींस उससे अगर कोई इन्वेस्टर है और वो आपसे ओपिनियन लेना चाहता है कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो हम उसे हेल्प करने के लिए रेशियोज का कुछ सहारा लेंगे। हम एज एन अकाउंटेंट, अगर हमारे पास कोई एडवाइजर आ जाए, और सॉरी इन्वेस्टर आ जाए, तो हम एज एन एडवाइजर उसे ये बताते हुए कि कौन सी कंपनी ने कौन सी कंपनी के मुकाबले में कैसा परफॉर्म किया है, कुछ रेशियोज अगर कैलकुलेट हो जाए तो जरा डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। सिमिलरली क्या ये भी देखना चाहिए कि हमारी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल कैसा परफॉर्म किया है, ताकि परफॉर्मेंस और फर्दर इंप्रूव की जा सके। तो कंपनीज का कंपैरिजन पिछले सालों से भी होता है, एक ही कंपनी का पिछले सालों के प्रॉफिट्स लॉसेस से भी कंपैरिजन होता है, और सेम सेक्टर की कंपनीज का, सेम सेक्टर, ये वर्ड सुना होगा आपने मेरे से। अगर फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उसकी एक कंपनी का कंपैरिजन उसमें दूसरी कंपनीज के साथ भी होना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो सके। लेकिन डेफिनेटली बैंकों का कंपैरिजन होंडा लिमिटेड से करना मुनासिब नहीं है, लेकिन सेम सेक्टर के अगर बैंक्स हैं तो उनका कंपैरिजन भी आपस में हो सकता है। अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो सेम सेक्टर की कंपनी से भी कंपैरिजन हो सकता है। तो कंपैरिजन दो तरह से किया जाता है, नंबर एक अपनी परफॉर्मेंस पिछले सालों से, और नंबर दो अपनी परफॉर्मेंस कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करके देखा जाता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का आपको आइडिया हो गया है, उसमें इंशाल्लाह फर्दर रिफाइनमेंट होती रहेगी। लेकिन अब हम जरा जा रहे हैं रेशो एनालिसिस की तरफ, जो हमें हेल्प करेगी ताकि हम इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प कर सकें। कुछ मेरे वर्ड्स क्लियर हैं सर? तो फर्स्ट पेज जो आप देख रहे हैं पेज 112, उसमें तो जरा थ्योरेटिकली पहले लिखा हुआ है, हम पेज 113 से इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि जरा सही पिक्चर हमारे सामने आ जाए। बाद में इंग्लिश में तो इंशाल्लाह आप काफी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश रखते हैं, अकेले तो नहीं पढ़ पाएंगे, इंशाल्लाह मिलके पढ़ लेंगे। कौन सा पेज आपके सामने आ गया है? ये पेन अब हाथ में रख लें, आपने फुल कंसंट्रेट करना है। यकीनन चीजें नई जरूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं। इससे पहले कि अब हम ये रेशियोज पढ़ें, मैंने आपको सिर्फ एक रेशियो का आइडिया दिया है, अभी बहुत सी रेशियोज हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रेशियोज यूज होती हैं। हम पहले करेंगे ये कि रेशियोज को समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, बाद में इनकी बेस पे क्वेश्चन कैसे आता है इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ रहे सारी स्टोरी में। बिफोर द डिस्कशन ऑफ रेशियोज, पेज नंबर 113 के स्टार्ट पे दो बोल्ड लाइंस लिखी हुई हैं, वहां से पढ़ के आगे चलते हैं। इन अ क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस, it is assumed that all accounting entries are correctly recorded in the financial statements unless otherwise mentioned। देखिए, अगर हमने परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है तो क्या पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होनी चाहिए? क्या सारी एंट्रीज हो चुकी होनी चाहिए? लेकिन अगर पता चल जाए कि कुछ एंट्रीज रहती हैं तो डेफिनेटली रेशियो एनालिसिस पहले साइड पे हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले पूरी होंगी, सही होंगी, तभी रेशियो एनालिसिस शुरू होगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाटा दिया हो और हमें ना पता चले कि कोई एडजस्टमेंट रहती है या नहीं, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, हमने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी, हमने सिर्फ रेशियोज की कैलकुलेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो और पता चल जाए कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही मसला है, तो रेशियो एनालिसिस करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक होना चाहिए।
तो बिफोर वी स्टार्ट हमेशा हम क्या अज्यूम करेंगे कि सब कुछ ठीक है, अनलेस पता चल जाए कि कोई मसला है, और अगर मसला है तो पहले उसे ठीक करेंगे और फिर रेशोस की वर्किंग करेंगे। एनी कंफ्यूजन? दोबारा पढ़ लें अपनी तरफ से, जरा अपने आप को जरा सुना दें कि क्या समझ आया आपको, क्या अज्यूम करेंगे सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बन चुकी हैं, ये हमारी बेसिक अजम्पशन है, लेकिन अगर पता चल गया कोई गलती है तो पहले उसी को ठीक करके आगे बढ़ेंगे। आ जाए अब रेशोस की तरफ। डिफरेंट हेडिंग्स बनी होंगी यहाँ, रेशियोज को कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली हेडिंग एक आ गई, लिक्विडिटी रेशियोज। कंसंट्रेट करना चाहिए प्लीज आपने, और इन्वॉल्व रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ। लिक्विडिटी रेशियोज में सबसे पहला मसला ये है कि ये लिक्विडिटी क्या चीज होती है, तो पहले उसकी एक डेफिनेशन नेक्स्ट टाइम में लिखी हुई। लिक्विडिटी रेशियोज के बाद एक लिक्विडिटी का मतलब क्या है वो जरा पढ़ना। Liquidity means cash or access to cash readily available to meet obligations। अगर आपसे कहा जाए कभी कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कैश पोजीशन स्ट्रांग है, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कैश काफी है, इतना काफी है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को सेटल कर सकते हैं। यहां जो लिखा हुआ है उसमें दो चीजें हैं। नंबर एक, या तो कैश अवेलेबल है, मींस आपके पास जेब में पड़ा है या बैंक में पड़ा है, और ये भी है कि अगर कैश अवेलेबल नहीं भी है तो आपका बैंक के साथ कोई सैंक्शन लिमिट का एग्रीमेंट हुआ है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां से कैश आप ले लेंगे। तो कैश और आगे क्या वर्ड है, एसेस टू कैश। एसेस टू कैश का मतलब कैश तक पहुंच सकते हैं, या तो कैश अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं भी है तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और अपनी उस कैश से क्या जिम्मेदारियां अदा कर लेंगे। अगर तो कर लेंगे तो इसका मतलब लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फिर लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो गई है। लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग का मतलब पैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है। खराब का मतलब नहीं है। अब फिर कुछ सोचना पड़ेगा कि पैसे कहां से आए, क्योंकि लोगों ने तो आ जाना है जिस दिन लाइबिलिटी सेटल करनी है, उन्होंने पहुंच जाना भाईजान, पैसे 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 कहां से लेंगे। खुदा ना खासा फिक्स एसेट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, पहले सोचें। खुदा ना खासा शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर इशू करके पैसे तो नहीं लेने, खुदा ना खासा कोई लॉन्ग टर्म लोन तो नहीं लेना पड़ना। इसका मतलब अगर लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग लिक्विडिटी? कैश की बात हो रही है, इन शॉर्ट वर्ड्स कैश की बात हो रही है, ठीक है सर। स्ट्रांग लिक्विडिटी पोजीशन मींस सफिशिएंट कैश अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। वीक लिक्विडिटी पोजीशन मींस, तो लिक्विडिटी वर्ड अगर कभी आए तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि हम कैश की बात कर रहे हैं, लिक्विड वो नहीं, पानी नहीं। लिक्विडिटी अकाउंटिंग में कैश और असेस टू कैश की तरफ बात लेके जाता है। डन है सर? तो अब मेन हेडिंग समझ आ गई। हमने इस हेडिंग में ये देखना है रेशियो जो कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। तो आज उसमें 3 रेशियोज आएंगी, सब हेडिंग 1 2 3 करके दोबारा लिखी हुई है। सबसे पहले क्या वर्ड्स नजर आ रहे हैं? वर्किंग कैपिटल। ये अरेंज इस तरह से हुआ है रेशियोज का सारा, जब एक टेबल सा बना होगा, नंबरिंग है, फिर फार्मूले का नाम है, फिर नेक्स्ट में फार्मूला लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। देख लेंगे जरा प्लीज। व्हाट इज द फर्स्ट रेशियो? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रेशियो? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? अगर किसी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से उसके करंट एसेट्स उठाए जाएं और उस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से करंट लायबिलिटीज भी उठा ली जाएं और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी जाएं, तो जो अमाउंट बचेगी उसका नाम वर्किंग कैपिटल होता है। इससे पहले कि हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, सबसे पहले जरा करंट एसेट्स ध्यान में ले आए। करंट एसेट्स की कुछ मेन एग्जांपल्स, वैसे तो बेटा ठीक है, शुरू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह आपने सही शुरू किए, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेन स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, कैश हो सकता है, कैश इन बैंक हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हिम्मत जवाना, हिम्मत हिम्मत,
हिम्मत 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 वगैरह वगैरह काफी कुछ हो सकता है, लेकिन 3 चीजें इस डिस्कशन में मुसलसल ज़हन में रखनी है। स्टॉक, मेन चीजें, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। प्रीपेड भी है, लेकिन मेन 3 चीजें जो बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, डेटर्स, स्टॉक। डेटर्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, स्टॉक्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस। क्या इसके अलावा होता कुछ नहीं? हो सकता है, लेकिन ये 3 चीजें जरूर ध्यान में रखें। तो अगर किसी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से करंट एसेट्स उठाए जाए, उसका टोटल कर लिया जाए, टोटल करंट एसेट्स उठाए जाए, और करंट लायबिलिटीज की तरफ जाके करंट लायबिलिटीज का टोटल करके उठा लिया जाए, और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए, तो जो फिगर कैलकुलेट होकर सामने आएगी उसका नाम होता है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल आप बताता क्या है, ये मुझे जरा 2 मिनट और देंगे। अच्छा, मैं इसको समझाते हुए कुछ ये छोटी छोटी एग्जांपल्स लिखूंगा, आपने कहाँ लिखना है वो इंशाल्लाह मैं भी बताता हूँ। पहले आपने सिर्फ ध्यान से सुनना। लेट्स से बेटा एक कंपनी ए है जिसके करंट एसेट्स 8 लाख है, करंट लायबिलिटीज सपोज 5 लाख है। प्लीज 8 लाख क्या लिखा मैंने? 5 लाख क्या लिखा है? 3 लाख डिफरेंस आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। वाई पॉजिटिव? माइनस हो रहा है करंट एसेट ज्यादा, जिसका फॉर्मूला बना हुआ है करंट एसेट ज्यादा। 3 लाख एक आंसर आ रहा है। क्या मतलब इस 3 लाख? इस 3 लाख को समझने से थोड़ी देर पहले और करंट एसेट्स का मीनिंग जहन में लाना। करंट एसेट्स में या तो कैश अवेलेबल है, होता है, या करंट एसेट्स में वो चीजें होती हैं जिनके अगेंस्ट अगले 12 महीनों में, नेक्स्ट 12 मंथ्स में पैसे आ जाने होते हैं। क्या ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं करंट एसेट्स में? क्या ट्रेड रिसीवेबल्स अगर करंट एसेट्स में है तो अगले 12 महीनों में वो पैसे आ जाएंगे? स्टॉक हो सकता है करंट एसेट्स में, क्या अगले 12 महीनों में बिक जाएगा, पैसे आ जाएंगे? ये अगले 12 महीने बीच में कहां से आ गए? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स मींस या तो इसके अंदर पहले ही कैश है, और जो चीजें कैश में नहीं भी हैं उनका भी अगले 12 महीनों में कैश हमारे पास आ जाएगा। तो 8 लाख जो मैंने लिखा है, क्या इस कंपनी के पास अगले 12 महीनों में 8 लाख का कैश अवेलेबल हो जाएगा? अब करंट लायबिलिटीज कैसे कहते हैं, उसकी भी 2-3 एग्जांपल जरा जेन में सेट करना है। करंट लायबिलिटीज की 2-3 एग्जांपल्स। नंबर 1, ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंसेस पेबल। बहुत कुछ हो सकता है, आप बताएं बहुत कुछ और क्या क्या है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। करंट पोर्शन ऑफ लोन हो सकता है सर, शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, डेफर्ड ग्रांट का करंट पोर्शन हो सकता है। होने को तो बड़ा काफी कुछ हो सकता है। नंबर 1, ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंसेस पेबल एंड शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह जहन में रखना। सारा फोकस लायबिलिटीज के करंट पे है। तो करंट लायबिलिटीज का क्या मीनिंग है? वो लायबिलिटीज जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होनी है, सेटल होनी है। अब जरा दोबारा देखें इन फिगर्स को। 5 लाख करंट लायबिलिटीज है और 6 लाख करंट एसेट्स है। सॉरी, 8 लाख करंट एसेट्स। 5 लाख करंट लायबिलिटीज है और 8 लाख करंट एसेट्स हैं। क्या हमारे में ये एबिलिटी मौजूद है कि अगले 12 महीनों में अपने कैश को इस्तेमाल करके अपनी सारी अगले 12 महीनों वाली लायबिलिटी सेटल कर दें? और क्या फिर भी 3 लाख सरप्लस बच जाएगा? लेकिन कंपनी बी की तरफ आएंगे। सपोज कंपनी बी में 4 लाख करंट एसेट्स हैं और 6 लाख करंट लायबिलिटीज है। पॉसिबल है? क्या ज्यादा हो गया? पैसे ज्यादा देने हैं, अवेलेबल कम होने हैं। आंसर नेगेटिव आएगा आपके। सिंपल मैथ्स हो रहा प्लीज। 4 लाख में से अगर 6 लाख माइनस करें तो बगैर कैलकुलेटर के भी 2 लाख नेगेटिव आ रहा है। क्या वर्किंग कैपिटल नेगेटिव भी हो सकता है?
वर्किंग कैपिटल अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है सरप्लस कैश अवेलेबल है अपनी लाइबिलिटी सेटल करने के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो दिस कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू सेटल द लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख रुपीज फ्रॉम द करंट एसेट्स ऑफ 4 लाख रुपीज। मसला है कि हम 2 लाख की लाइबिलिटीज को अपने करंट एसेट से सेटल नहीं कर सकेंगे। अब ये मसला हल कैसे होगा इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। एसेट्स बेचने पड़ेंगे, मे बी कोई लॉन्ग टर्म लोन शायद लेने पड़े, कोई शायद शेयर होल्डर्स को कहना पड़े कुछ और कैश दें। प्रॉब्लम मौजूद होगा अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आंसर पॉजिटिव है तो सरप्लस फंड्स मींस हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है, और आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमारे पास डेफिसिट फंड्स हैं टू मीट द करंट लायबिलिटीज इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब कुछ वर्ड समझ आ गए प्लीज? आए पहले जरा फाइनल कर लें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? इसके फौरन बाद फार्मूले के नीचे जरा ब्रैकेट एक बनी हुई है, आंसर रुपयों में आया है। ये 3 लाख 2 लाख क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक 20%, 40%, तो जरूरी नहीं कि आंसर रुपीज में हमेशा हो, ये परसेंटेज में भी हो सकता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त ये 3 लाख परसेंट नहीं है, ये 2 लाख नेगेटिव परसेंट नहीं है, ये 2 लाख रुपए हैं जो डेफिसिट फंड के हैं और 3 लाख रुपए सरप्लस फंड्स के अवेलेबल। तो इस फार्मूले से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं या डेफिसिट फंड है टू मीट द करंट लायबिलिटीज। अब जो मैंने बार बार वर्ड्स आपके सामने पढ़े हैं, बोले हैं सॉरी, इंटरप्रिटेशन में जरा आए और इंटरप्रिटेशन की लाइन जरा मेरे साथ पढ़े जरा। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव के एंगल से पहले सेंटेंस को कंप्लीट करें। पॉजिटिव शोज वी हैव फंड्स इन बिजनेस टू मीट द करंट लायबिलिटीज, और नेगेटिव वाला खुद पढ़े जरा। अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो लिक्विडिटी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह है, और अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है तो लिक्विडिटी पोजीशन वीक है। इस मसले को हल होना चाहिए। अब आपने बेटा क्या करना है, कोशिश पूरी करनी है कि हर रेशो के साथ वैसे उस रेशो के नाम के नीचे भी जगह है, बनाने की कोशिश की जा सकती है, राइट साइड ऑफ द पेज भी जगह है, नीचे ज्यादा ना जाइएगा क्योंकि शायद हर रेशो के साथ हमने कुछ ना कुछ करना है। और रजिस्टर पे लिखना मेरा ख्याल बहस में फायदामंद नहीं होगा। जब भी आप रिवाइज करेंगे तो अगर कुछ फिगर सामने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह रिवाइज करना आसान हो जाएगा। तो रेशो नंबर 1 के सामने जगह जहां जहां मिल जाए ये छोटी सी वर्किंग अपने लिए लिख लेंगे। हिम्मत कर लेंगे सर? आज पहली दफा मुझे महसूस हो रहा है कि आपको लिखते हुए प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिएगा आपने करना क्या, देख के लिखते हुए कोई इशू इंशाल्लाह आपने बनने नहीं देना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ दे रहे हैं? इस वक्त आपने एक नाम, उसका फार्मूला और उसकी जो ब्रीफ इंटरप्रिटेशन है उस पे फोकस रखना है। क्या क्या बोला मैंने? नाम, फार्मूला और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंटरप्रिटेशन। मीन्स उसे ये फार्मूला बता क्या रहा है, ये क्या बता रहा है जी फार्मूला? ये सरप्लस या डेफिसिट फंड बताएगा। सरप्लस फंड्स अगर बताएगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, उसका क्या मतलब होगा? कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह लाइब्रेरी सेटल कर लेंगे। और अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो हाईलाइट हो जाएगा कि प्रॉब्लम है, जिसे डेफिनेटली फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा। जी डन है प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन आ जाए सर रेशियो नंबर 2 पे। क्या नाम लिखा हुआ है, क्या फार्मूला लिखा हुआ है? वही चीजें हैं जो रेशियो नंबर 1 में थी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, लेकिन अब उन्हें माइनस करने की बजाय डिवाइड किया जा रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है, कंसंट्रेट कीजिएगा, डिफरेंट इन्वेस्टर्स डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रिटेशन वर्किंग मांग सकते हैं। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, शायद फाइनली तो वही पता चलेगा जो वर्किंग कैपिटल से पता चलता है।
लेकिन आपके पास अगर कोई इन्वेस्टर आके कहे वर्किंग कैपिटल की बेस पे मुझे बता दें, तो आप ये नहीं कह सकते यार मुझे क्या पता वर्किंग कैपिटल, मैं करंट रेशियो बता देता हूँ। उसको आप इंशाल्लाह किस तरह से सेटिस्फाई कर देंगे। लेकिन अगर कोई आए, उसने सुना हो कि यार एक करंट रेशियो भी होती है, तो डॉक्टर साहब है अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं जेब में, अचानक उन्हें किसी ने बताया यार शेयर होल्डर बड़ा कमाता है, वो आपके पास पहुंच गए, यार हेल्प करें सर जी, किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। डॉक्टर साहब लेकिन अपने किसी दोस्त से मिलकर आए थे, उसने कहा जरा चेक करवानी जाके ना, करंट रेशियो जरा चेक करवानी है। वो हमारे पास आएंगे करंट रेशियो पूछने, हम उन्हें कहेंगे रहने दें यार वर्किंग कैपिटल बता देते हैं, तो उससे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो हमें हर एंगल से एनालिसिस पता होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर जिस तरह से इंटरप्रिटेशन मांग रहा है हम उसको हेल्प कर सकें। मैंने ये बात इसलिए उठाई है, होपफुली आपने भी गौर किया है, रेशियो नंबर 1 में भी क्या और क्या हुआ है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज यूज हुई है, दोबारा वही यूज हो रही है, लेकिन रादर देन के माइनस किया जाए डिवाइड किया जा रहा है। इससे क्या पता चलेगा, अब मुझे जरा 2 मिनट जरा दें। अगर आपने ये रेशियो कैलकुलेट करनी है तो क्या अभी भी आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही चाहिए? तो मैं सेम कंपनीज की एग्जांपल ले रहा हूं। कंपनी ए के एंगल से अगर मैं करंट रेशियो कैलकुलेट करूं, तो आप हेल्प करेंगे कौन सी फिगर्स उठाऊं? 8 लाख क्या था यार, देन क्या करूं? कैलकुलेटर अलाउड है यार, फुल कंसंट्रेट प्लीज। कैलकुलेटर अलाउड भी है और यूज भी करना है यार, सॉरी बताना मैं भूल गया यार। एक हाथ से जरूरी नहीं है यार, ये मोबाइल नहीं है जो एक हाथ से इस्तेमाल हो जाए यार, ये दोनों हाथ अगर जमा इसके साथ हो तब ज्यादा अच्छा चलता है। ये मोबाइल की इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, ये दोनों हाथों से ही काबू आता है। जी सर। 1 पॉइंट, एक छोटा सा मेरा रूल यहाँ भी फाइनल कर लें, अगर पॉइंट्स में जा रहा होगा तो मैक्सिमम 2 पे राउंड ऑफ कर लेंगे, और यकीनन 1 पे ही जा रहा है तो 1.60 कर लेंगे, नहीं करेंगे सर। लेकिन अगर आगे गेम जा रही, वैसे 1.6 ही है, अगर गेम पॉइंट्स में जा रही होती तो आप मुझे कैसे लिखवाएंगे? पॉइंट्स में जाएं लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब गौर से सुने, ये आया क्या, 1.6 क्या है? सबसे पहले एक सेकंड, रेशियो नंबर 2 देखें आप, उसके फॉर्मूले के नीचे लिखा हुआ आंसर इज इन टाइम्स। तो सबसे पहले तो ये 1.6 टाइम्स है कोई। अब टाइम्स को समझने से 1 मिनट पहले जरा बोर्ड पर जरा देखें, क्या आप लोगों को पता है कि ये जो 1.6 है ये डिवाइड बाय 1 भी है? कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट। 1.6 डिवाइडेड बाय 1 भी है, लेकिन लिखते नहीं हम क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समझाने के लिए मैंने 1 डिवाइडेड बाय में अगर लिखा है तो मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। अब 1.6 और 1 से पीछे जो लिखा है वो देखें जरा, 8 लाख क्या लिखा हुआ है? करंट एसेट्स। 5 लाख क्या लिखा हुआ है? करंट लायबिलिटीज। अब जरा आंसर गौर से देखें, हमने जब सॉल्व किया है तो 1.6 ऊपर आया है और बेस में 1 मौजूद है सर। तो बेटा इसका मीनिंग ये है कि हर 1 रुपए करंट लायबिलिटी के बदले, हर 1 रुपए करंट लायबिलिटी के बदले में हमारे पास 1.6 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल है। हर रुपए ऑफ लायबिलिटी के बदले क्या 1.6 रुपीज होना अच्छी बात है या वीक पोजीशन है? क्या लायबिलिटी सेटल करने के बाद भी अपने लिए 0.6 समथिंग हर रुपए के बदले बच जाएगा? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर, इंग्लिश में सुनो। करंट एसेट्स आर 1.6 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये टाइम्स का क्या मतलब है? उर्दू में एक वर्ड यूज होता है गुना, 1.6 गुना है करंट एसेट्स, 1.6 गुना है करंट लायबिलिटीज का, लेकिन वो गुना के साथ हम हे भी लगा रहे हैं, हालांकि उसके साथ लगती नहीं है। तो क्योंकि वो जरा वर्ड भी अजीब सा गलत तरफ हमें लेके जा रहा है, हम इंग्लिश में बात करते हैं। करंट एसेट्स आर
1.6 गुना ऑफ करंट लायबिलिटीज टाइम्स। क्या चीज किसके मुकाबले में कितनी है? हिम्मत हिम्मत। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में 1.6 टाइम्स ज्यादा। हर 1 रुपए के बदले 1.6 रुपीज है और 5 लाख रुपयों के बदले 8 लाख करंट एसेट्स अवेलेबल है। अगर करंट रेशो का आंसर 1 से अबव आए हिम्मत, तो इसका मतलब करंट एसेट्स ज्यादा है। और अगर आंसर 1 से नीचे चला जाए, एक सिनेरियो तो सामने रख लेते हैं, कंपनी बी की वर्किंग करवाएं। कंपनी बी में अगर ये करंट रेशियो कैलकुलेट की जाए तो करंट एसेट्स प्लीज बताएं, करंट लायबिलिटीज बताएं, कैलकुलेटर उठाएं। 0.67 पे बात खत्म कर दी आपने, टाइम्स मैंने लिख दिया है। क्या अभी भी बोर्ड पे देखें ये डिवाइड बाय 1 है? यार कहां से डिवाइड बाय 1 आ गया यार? प्लीज है यार, प्लीज है जी। इंटरप्रेट आप करें। हर 1 रुपए करंट लायबिलिटी के बदले 0.67 मीन 67 पैसे अवेलेबल। करंट एसेट्स आर, इंग्लिश में बोला था, करंट एसेट्स आर 0.67 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। क्या ये कंपनी अपनी लायबिलिटीज को नेक्स्ट 12 मंथ्स में सेटल कर सकती है? करंट एसेट से नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो आंसर बेटा अगर 1 से ऊपर होगा तो कोई इशू नहीं है, मसला ठीक है। लेकिन अगर आंसर 1 से नीचे चला गया तो इसका मतलब फिर करंट लायबिलिटीज ज्यादा है और करंट एसेट कम है। यहां तक ठीक है? प्लीज लिखने से 1 मिनट पहले मैं जरा इंटरप्रिटेशन आपके साथ पढ़ दूंगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? इस रेशियो नंबर 2 की जरा इंटरप्रिटेशन पे है प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज साथ है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। रेशियो इंडिकेट, सबसे पहले ये रेशियो इंग्लिश में क्या बता रही है? द रेशियो इंडिकेट्स द एबिलिटी of the company to pay its current obligations out of current assets पे रुक जाए। कंपैरिजन करें जी, कंपनी ए की एबिलिटी अच्छी है या कंपनी बी की? कंपनी ए की। ओके, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे तो जिस कंपनी का आंसर टाइम्स में ज्यादा या कम ज्यादा होगा वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन रिलैक्स रख के जरा इंटरप्रिटेशन का, जहां तक मैं रुका तो उससे आगे जाए। यूजुअली 2:1 इज एक्सेप्टेबल। अंडरलाइन करें, क्या 2 क्या 1? ये बेटा असल में जो लिखा हुआ ना यूजुअली यहाँ, ये स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से लिखा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज वर्ड सुना है किसी ने? शेयर्स वहां ट्रेड हो रहे होते हैं, सेल परचेज हो रहे होते हैं, इन्वेस्टर वहां होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स कंपनीज की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करते हैं। यहाँ इस 2:1 का मतलब ये है कि अगर कंपनी के करंट एसेट्स दुगने हो, 2 टाइम्स हो, करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में 2 टाइम्स दुगने हो, क्या चीज किसके मुकाबले में कितनी हो? तो ऐसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स अच्छी नजर से देखते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी अच्छी है। मतलब मेरी इस बात का ये है कि कंपैरेटिवली स्पीकिंग कंपनी ये अच्छी है। हिम्मत हिम्मत। लेकिन स्टिल इसे अभी फर्दर इंप्रूव होना चाहिए। अभी ये स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के हवाले से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितना इसे करना चाहिए। हम अगर कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो हम हायर द रेशियो बेटर इट इज कह देंगे। लेकिन अगर 2 से नीचे आंसर होगा तो देन हम ये भी कहेंगे कि देयर इज अ रूम फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट एज वेल। बात क्लियर होगी मेरी प्लीज? व्हाट इज 2:1? व्हाट इज 2:1? व्हाट इज 2:1? कंपैरेटिवली स्पीकिंग कौन सी कंपनी बेहतर है? लेकिन क्या इसे अभी और इंप्रूव होना चाहिए और कहां तक जाना चाहिए? आई होप कि बात समझ आ गई है। तो व्हाट इज 2:1 एक मार्केट नॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज का, एक असूल सॉर्ट ऑफ है कि शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को अच्छा समझते हैं, उन कंपनीज की लिक्विडिटी पोजीशन को अच्छा महसूस करते हैं जिनके करंट एसेट्स 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज बन जाए। एनी कंफ्यूजन? सेंटेंस पूरा करें, एक और लिखा हुआ, दिस रेशियो शोज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी
to meet its obligations in underlying words. Ordinary course of business का मतलब जरा ब्रैकेट में पढ़ें, within next 12 months. Ordinary course of business का मतलब ये होता है कि अगर अगले 12 महीने हमारा बिजनेस चलता रहा तो क्या इतना सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो जाएगा कि हम अगले 12 महीनों में लायबिलिटी सेटल कर दें. तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सिंपली मींस अगले 12 महीनों की बहस हो रही है. अच्छा, ये जो लायबिलिटीज हैं क्या ये आज ही सेटल करनी है? ये कब सेटल करनी है? करंट लायबिलिटीज नेक्स्ट 12 मंथ्स में सेटल करनी है. तो हम ये देखना ये चाह रहे हैं इस रेशो में कि क्या नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर इतना कैश इकट्ठा हो जाएगा जिससे हम अपनी करंट लायबिलिटी सेटल कर सकें. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डन है सर. व्हाट इज द मीनिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स क्या कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल हो जाएगा? क्या कंपनी के बी के पास हो जाएगा? कंपनी बी के पास नहीं हो सकेगा. क्लियर हो गया? नोट करें जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स. साथ वालों को इग्नोर रखना है इस बहस में. आपका कोई कंपैरिजन साथ वाले से नहीं हो रहा है. हर इंसान प्राइसलेस रब ने बनाया है. तो आप अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक हैं. इंडिविजुअली कंपनीज का एनालिसिस करें. जी सर, एनी कंफ्यूजन सर? कितने फार्मूले हो गए हैं? पहला किस चीज का था? फार्मूला बताएं. करंट रेशियो का फार्मूला बताएं. आंसर रुपीज में आएगा या टाइम्स में? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? व्हाट इज द मार्केट नॉर्म? 2 1 2 1 2 डिवाइड बाय 1 है. ये तो 2 रेशियो 1 है यार. क्या चीज किसके मुकाबले में दुगनी हो? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने? एनीबॉडी राइटिंग जी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपके जवाब आपको लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपके आंसर्स अगर अपने आप को सुनाई देंगे तो इंशाल्लाह मुझे रब से उम्मीद है कि मेरे तक भी अल्लाह ताला पहुंचा देंगे. अगर आपके घर वालों को महसूस होगा कि बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा है तो इंशाल्लाह मुझे भी जरूर महसूस होगा. ये ना हो कि घर वालों को महसूस हो साइलेंटली कुछ हो रहा है. फील लाइक इन क्लास. हम जहां भी हैं हम क्लास में हैं. ना मेरी पहले कोई बात समझ कभी आई है, आपको समझा भी नहीं रहा था. ऑनलाइन स्टूडेंट से बात हो रही नहीं, आप तो सामने अल्हम्दुलिल्लाह यार, आपकी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आ रही हैं, आपको मेरी आ रही हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स वन साइडेडली मेरी बातें सुनते रहते हैं. उनकी आवाजें यकीनन मुझे महसूस तो हो रही हैं कि साइलेंट है. रेशियो नंबर 3 सर, कौन सी कैटेगरी चल रही है? लिक्विडिटी रेशियोज में रेशियो नंबर 3 एक आ गई है. उसके नाम 3 लिखे हुए हैं. पहला और तीसरा टिक लगाएं. कॉमनली यूज वर्ड्स हैं एसेट टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो. normally used word for this ratio is asset test ratio and quick ratio. asset test ratio ये कोई हमने केमिस्ट्री में नहीं जाना, ये नाम पड़ गया है किस चीज का, बस ये बहस करनी है हमने. नहीं, क्विक रेशियो एक नाम, ये तो अल्टरनेट है. अच्छा, इसका फॉर्मूला जस्ट 1 मिनट पढ़ने से पहले फुल कंसंट्रेट जरा करना.
अब नई हर जगह नई नई चीजें आ रही है। सबसे पहले मेरे साथ आपने इस रेशियो नंबर 3 की इंटरप्रिटेशन पढ़ के डिस्टिंग्विश करना है कि रेशियो नंबर 2 में और रेशियो नंबर 3 में फर्क क्या है। फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले हम करना क्या चाह रहे हैं रेशियो नंबर 3 में और उसके मुकाबले में 2 में क्या किया था, ये पहले क्लियर करना है। कहां जा रहा हूं मैं, रेशियो नंबर 3 की इंटरप्रिटेशन में। बिस्मिल्लाह पढ़े। दिस रेशियो शोज ability of the company to settle its obligations। ऊपर रेशियो नंबर 2 में जाए, वहां इसी तरह के वर्ड से, लेकिन वहां गेम कहां चली गई थी। दिस रेशियो शोज द ability of the company in the ordinary course of business means next 12 months। अगर हम ये देखना चाहते हैं फुल कंसंट्रेट कि क्या कंपनी अगले 12 महीनों में अपनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स में से सेटल कर सकती है, तो आप कौन सी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रेशियो नंबर 2, करंट रेशियो। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिस दिन बनी है, ईयर एंड पे अगर सारे वो लोग आ जाएं जिन्हें हमने अगले साल में पैसे देने हैं, तो क्या हम उन्हें दे सकते हैं? नहीं। क्या देखना चाहते हैं, प्लीज हिम्मत, प्लीज हिम्मत। अगर ईयर एंड पे सारे इकट्ठे हो जाएं जिन्हें पैसे देने तो अगले साल ही में थे, लेकिन अगर सारे आ जाएं, दरवाजा खटखटा दें, पाईजान 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 पैसे पैसे पैसे, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे अपनी लायबिलिटी को सेटल कर दें? अगर ये देखना है तो अब रेशियो नंबर 2 नहीं, रेशियो नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे। प्लीज फॉर्मूला देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। रेशियो नंबर 2 पे वापस जाएं। अगर क्या देखना है तो क्या करेंगे, काश उसकी जगह मैं होता। बेटा अल्लाह माफ करे, बेचारा खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए जा रहा है यार। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मतलब अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ हैं भाई, अल्लाह का जहाँ भी है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। वी आर इन क्लास यार, क्या हो गया, जहनी तौर पे आप सबको ले गया साथ ही। वापस आए वापस आए वापस आए, फिजिकली भी हैं मेंटली भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर यार, अल्हम्दुलिल्लाह भाई के लिए दुआ है अल्लाह उसके लिए आसानी कर मौला जहाँ भी है। आगे आए सर प्लीज। रेशियो नंबर 2 है, रेशियो नंबर 2 क्या अगर जेन में है तो तब अप्लाई होगी। नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को सेटल कर सकती है, यू विल यूज अ करंट रेशियो। लेकिन अगर हमने ये देखना है कि क्या इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे अगर सारी करंट लायबिलिटी सेटल करनी पड़ जाएं तो हम सेटल कर सकते हैं या नहीं, ये देखना चाह रहे हैं। फार्मूले पे अभी भी नहीं। अब लॉजिकली आप सोचें, कंसंट्रेटफुल, अगर हमने आज लायबिलिटी सेटल करनी है तो क्या फिर आज उतना कैश होना चाहिए जितनी करंट लायबिलिटी है? ऐसे ही होगा ना यार। अब करंट एसेट्स के अंदर आ जाए थोड़ा सा, और मेन 3 एग्जांपल्स बता दें कि क्या क्या होता है। करंट एसेट्स में अगर कैश है तो वो तो कैश है, वो तो कोई इशू नहीं है, वो कैश यहां भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। पहले बेचेंगे, बेचने पे हो सकता है अगर नहीं, अगर तो कैश में बेचा तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन अगर क्रेडिट पे बेचा फिर वो डेटर फर्दर टाइम लेगा। इट मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे स्टॉक के सामने अगर 5 लाख लिखा हुआ है तो ये 5 लाख आज ही नहीं मिलना, पहले बेचना है और बेचने के बाद फिर पैसे रिसीव भी करने। इट मींस कुछ टाइम लग जाना है। देन आ जाए डेटर्स पे। डेटर्स कैसे कहते हैं, रिसीवेबल्स का मतलब आज मिले नहीं है, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो रिसीवेबल्स भी आज कैश नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स रेशियो नंबर 3 में हमें अपना कैश का कंपैरिजन करंट लायबिलिटीज से करना चाहिए। क्या बोला मैंने, कैश का कंपैरिजन करंट लायबिलिटीज से करना चाहिए। लेकिन जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, नजर आएगा मेरी बात में और लिखे में। वो क्यों है वो इंशाल्लाह मिलजुल के रिजॉल्व करते हैं। अब हम कौन सी रेशियो का कौन फॉर्मूला देखने लगे हैं, रेशियो नंबर 3 का नाम क्या है। अब आए फार्मूले की तरफ और मेरे वर्ड्स भी गौर से सुनने हैं। फार्मूला जो लिखा पहले वो भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में वो सब कुछ जो हमने ऊपर डिसाइड किया है,
उसमें से सिर्फ क्या माइनस हुआ नजर आ रहा है? आपका क्या ज़हन कहता है ये इन्वेंट्री क्यों माइनस हो रही है? क्योंकि ये अभी कैश नहीं है। तो अगर ये बात आपकी ठीक है, फिर तो इसमें से डेटर्स भी माइनस होने चाहिए। वो मैं बताता हूं क्यों नहीं हुए। फॉर्मूला क्या बना है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। पहले एक काम छोटा सा करें, ये जिस तरह मैंने इसे जरा हाईलाइट सा सॉर्ट ऑफ किया है। अगर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो जो फिगर आएगी उसे कहते हैं क्विक एसेट्स, जल्दी वाले एसेट्स। और जल्दी वाले एसेट्स का यहाँ मतलब जल्दी कैश वाले एसेट्स। असूलन इन्वेंट्री के साथ साथ डेटर्स भी माइनस होने चाहिए थे। सब साथ है मेरे? क्या उठाया गया है? करंट एसेट्स। क्या निकाल दिया गया है? क्यों निकाल दिया गया है? क्यों निकाल दिया गया है? क्योंकि ये अभी कैश नहीं है, ये टाइम लगेगा। हम देखना चाहते हैं आज कितना कैश है। लेकिन इसमें एक मेन चीज डेटर्स, वो बेटा इसलिए नहीं निकाले। फुल कंसंट्रेट। अगर कोई लिख रहा तो बता दें। डेटर्स क्यों निकालने चाहिए? क्योंकि वो भी आज कैश नहीं है, वो भी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद। ये पैसे तो आने हैं, बाद में आने हैं। लेकिन बेटा डेटर्स को इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि डेटर्स के अगेंस्ट, हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपने कहीं सुनी हो, लेकिन ध्यान से मेरी भी सुननी है। डेटर्स के अगेंस्ट बैंक्स डिस्काउंटिंग फैसिलिटी अलाउ करते हैं। मतलब मेरी इस बात का ये है कि यकीनन डेटर्स ने तो इटसेल्फ पैसे जो उनसे टाइम एग्री हुआ होगा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 15 दिन, जो भी एग्रीड है, उन्होंने तो उस वक्त पैसे देने हैं। लेकिन अगर आपको डेटर्स के अगेंस्ट इमीडिएटली कैश चाहिए हो तो आप बैंक जा सकते हैं और बैंक वालों से जाके कह सकते हैं कि मुझे 5 लाख रुपया 30 दिन बाद रिसीव होना है, मेरे उन पैसों के बदले मुझे आज पैसे दे दें। किसकी बजाय किसके पास गए आप? डेटर की बजाय बैंक के पास गए हैं। उसे ये कहा कि मुझे महीने बाद, 15 दिन बाद पैसे मिल जाने हैं, आप वेरीफाई कर लें, ये मेरी इनवाइसें हैं, ये आपके सामने है, मुझे जरा पैसे अभी चाहिए, तो मुझे उन डेटर्स के अगेंस्ट पैसे दे दें। बैंक आपको पैसे क्यों देगा? क्योंकि उसका कारोबार ही है, बैंक का कारोबार ही है। हाँ, जितना टाइम बीच में इन्वॉल्व होगा उसका फिर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर ले। लेकिन क्योंकि 15, 20, 30 दिन कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टाइम नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा कोई मटेरियल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी नहीं। असूलन इस फॉर्मूले में डेटर्स को भी माइनस होना चाहिए था, लेकिन उसे इसलिए माइनस नहीं किया जाता क्योंकि डेटर्स के अगेंस्ट अगर आज हमें कैश चाहिए तो बैंक से जाके ले लेंगे। बात मेरी समझ आ गई है? और यकीनन बैंक सर्विस चार्जेस लेगा, लेकिन वो सर्विस चार्जेस इतने मटेरियल नहीं होते कि हम इस फार्मूले में उसे कंसिडर करें। एक छोटा सा सेंटेंस जो मैंने बोला ये आपने लिखना भी है कहीं, और मैं जरा 1 मिनट लिख भी दूं। कहाँ लिखेंगे आप? रेशियो नंबर 3 के नीचे मैं भी लिख के देखता हूं, फिर आप बताइएगा वहां आपके लिए जगह बन जाएगी या नहीं। एक स्टार बनाऊंगा मैं क्विक एसेट्स को एक्सप्लेन करते हुए। डेटर्स आर नॉट एक्सक्लूडेड, डेटर्स आर बिकॉज बैंक्स प्रोवाइड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। वर्ड सुना आपने? कितने लोगों ने नहीं सुना? जरा बताएं जरा। ये टेक्स्ट में सुना होगा आप लोगों ने, बिजनेस लॉ में। चल मैं पूरा कर देता हूँ। बिकॉज बैंक्स प्रोवाइड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी एंड वी कैन अरेंज कैश। ये बन जाएगी जगह जहां मैं लिख रहा हूँ? तो थोड़ी सी कोशिश कर लें जरा नजदीकी। बिकॉज बैंक्स प्रोवाइड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग कैश। आपस में रहने डिस्कशन, अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर लें। अगर आपके ख्याल में ये डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को और चीज है तो मिलजुल के डिस्कस कर लेते हैं। आपने जरा लेटेस्ट नया नया लॉ पढ़ा?
ये बड़ा, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, वो भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये रेशियोज जो है ये मटेरियल अमाउंट्स की बेस पे कैलकुलेट हो रही हैं। नॉर्मली मटेरियल अमाउंट से 3 ही होती हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड भी होते हैं, करंट पोर्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मटेरियल आइटम्स की बेस पे वर्किंग की जाती है। जी सर जी, अगर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री निकाल दी जाए तो कौन सी 2 मेन चीजें बची? कैश, बैंक बैलेंसेस एंड डेटर्स। क्या डेटर्स के बदले भी कैश आज अरेंज किया जा सकता है? तो फार्मूला देयरफॉर क्या बना? डिवाइड बाय ढूंढे, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्विक एसेट्स? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? यहाँ पे इस रेशियो से इंटरप्रिटेशन देके बताएं, पता क्या चलेगा? इस रेशियो से फिर ये पता चल जाएगा इंशाल्लाह, भी आप देखेंगे कि क्या कंपनी आज ही अपनी लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज सेटल करने की पोजीशन में है या नहीं। कैसे? 2 एग्जांपल देखें बोर्ड पर। कंपनी ए, इसके करंट एसेट्स बताएं जी जरा प्लीज, आप ही बताएं ना, ऊपर से चल रहा है यार, सेम डेटा बेटा यूज हो रहा है। 8 लाख क्या था? इसमें से क्या निकाल दूं? सपोज इसके अंदर इन्वेंट्री थी 3 लाख, बेस बताएं क्या है? करंट लायबिलिटीज पूरी 5 लाख है, उसमें से कुछ नहीं निकालना। कैलकुलेटर पकड़े, आंसर क्या आया? क्या चीज किसके मुकाबले में कितनी है? क्विक एसेट्स आर, क्विक एसेट्स आर 1 टाइम ऑफ करंट लायबिलिटीज। क्या जो 1 टाइम्स हमने लिखा है ये 1 डिवाइड बाय 1 भी है? फिर जादू, फिर जादू, फिर 1 आ गया जब ऊपर। प्लीज, क्या हर 1 रुपया करंट लायबिलिटी के मुकाबले में 1 रुपया क्विक एसेट्स अवेलेबल है? क्या आज ही सारी लायबिलिटीज वापस की जा सकती हैं? जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह एनफ है, जस्ट एनफ है। क्या बराबर बराबर है? अगर आज सारे आगे, अच्छा ये आज सारे आ नहीं गए हैं, करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो अगले 12 महीनों में देनी है। ये नहीं मैं कह रहा आज आ गए हैं, लेकिन अगर आज जाएं तो क्या ये कंपनी ए अपने क्विक एसेट्स में से सेटलमेंट कर सकती है? तो ये कंपनी नेक्स्ट 12 मंथ्स में भी सेटल कर सकती है। हिम्मत करें ऊपर जाए, 1.6 ढूंढे, नेक्स्ट 12 मंथ्स में भी सेटल कर सकती है, और आज भी सेटल करना चाहे तो कर सकती है। कंपनी बी में आ जाए, कंपनी बी के करंट एसेट्स कितने थे? 4 लाख में से अभी क्या निकालना भी है? इन्वेंट्री सपोज नहीं, इतनी सारी रहने दें, पहले बेचारे के हालात नहीं है। 4 लाख में से सपोज चले 1 लाख इन्वेंट्री निकाली, 1 लाख इन्वेंट्री निकाल के क्विक एसेट्स कितने रह गए? डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर उठाएं, क्या चीज किसका कितने टाइम्स आया? बोलना है, बोल ही जाना है। अगर आंसर 1 या 1 से अबव आ रहा है तो फिर इसका मतलब कंपनी इमीडिएटली अपनी लायबिलिटी सेटल कर सकती है, और अगर आंसर 1 से नीचे चला गया है तो ये जो कंपनी भी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी लायबिलिटी सेटल नहीं कर पा रही, और इमीडिएटली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर एक करंट लायबिलिटी के रुपए के अगेंस्ट 50 पैसे करंट एसेट, क्विक एसेट का सॉरी अवेलेबल है। बात अब पूरी समझ आ गई है? लिख तो नहीं लिया है? लिख ले सर, जगह ही नहीं है, ये हुई ना बात। जिनके पास जगह नहीं है वो अपने रजिस्टर पे लिखें, और रजिस्टर का ये पेज फिर आपने अपने रजिस्टर से निकाल के
इस पेज के साथ बुक के स्टेपल कर लेना है। ये ज्यादा मुश्किल हो जाना है, अब हम कहीं ना कहीं लिख ही लेंगे। ये 2 सफ़े कहीं किसी रजिस्टर में स्टेपल नजर नहीं आ रहे मुझे, हमें कोई मिला ही कभी नहीं है। हमने वो सफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर दिया हुआ है, बैग में ही कहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे। उसी तरह जिस तरह पीआरसी के सफ़े भी बैग के अंदर ही हैं, कभी सफाई करेंगे तो याद आएंगे। प्लीज ये 2 क्वेश्चंस है, स्टेपल हो जाने चाहिए, अच्छे सवाल तो रिवाइज हो जाएंगे, काफी सारी चीजें मिक्स होके आ गई। जी सर, सर सिर्फ प्रीपेड नहीं और बड़ा कुछ शामिल होगा सर, तो वो इसलिए नहीं सर क्योंकि वो इमटेरियल अमाउंट्स होती हैं। इमटेरियल बहस नहीं है, सिग्निफिकेंट चीजों पे बहस जारी है। वो फिगर्स हम कंसिडर कर रहे हैं जिनका कोई मटीरियल, इमटेरियल पता नहीं क्या होता है, या अल्लाह पता हो मौला क्या होता है जी, वैसे वही होता है ना जिससे मटेरियल फर्क पड़े। तो फॉर एग्जांपल 2000 इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो अगर आप निकाल भी देंगे तो थोड़ा सा टाइम में फर्क पड़ेगा। जी सर जी, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने 3 फार्मूले पढ़ लिए हैं। फार्मूला नंबर 1 का नाम हो जाए, दूसरे का नाम हो जाए, तीसरे का नाम हो जाए। देख के जरा तीनों के फार्मूले बोल जी। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड है सब कुछ यहाँ तक? ओके, यहाँ तक कंप्लीट है प्लीज? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर जी? चले सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट की है, एंड द फर्स्ट कैटेगरी नेम वाज ओवरऑल लिक्विडिटी रेशियोज, जिसमें फिर ये 3 चीजें हमारे सामने आई। देन आ जाए सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशियोज, टर्नओवर, बहुत से नाम लिखे हुए हैं, टर्नओवर, एफिशिएंसी, वर्किंग कैपिटल, एफिशिएंसी रेशियोज। वैसे परेशान ना हो, इंशाल्लाह जब बार बार पढ़ेंगे तो ये हेडिंग याद हो जाएगी। इसके नीचे प्लीज सर जी बस करें, इसके नीचे आपको 6 रेशियोज नजर आएंगी, ढूंढने जरा, नंबरिंग है 4, चेक करें टोटल 6 रेशियोज, बल्कि ज्यादा ही हो गए, 4 से लेके 9 तक जरा पहले जाए, नहीं 10 भी है 11 भी है, मैं 9 पे रुका हूं। 4 नंबर रेशियो का नाम पढ़े, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। रेशियो नंबर 5 का नाम। अब जो वर्ड्स आपको मिले हैं 4 और 5 में, वो सेम वर्ड्स आपको मिलेंगे 2 दफा डेटर्स के साथ भी, और आगे 2 दफा सेम मिलेंगे क्रेडिटर्स के साथ। इट मींस इन्वेंटरी टर्नओवर, डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर 4, 6 और 8 है, और इन्वेंटरी पीरियड, डेटर्स पीरियड, क्रेडिटर्स पीरियड समथिंग, ये रेशियो नंबर 5, 7 और 9। 2 तरह के रेशियोज हैं, डेटर्स के लिए भी, क्रेडिटर्स के लिए भी, और इन्वेंट्री के लिए। उसके बाद फिर नई गेम आएगी, तो ये आपस में कुछ मिलती जुलती रेशियोज हैं, नाम इनके मिल रहे हैं। अब आ जाए रेशियो नंबर 4 से अपनी गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है इन्वेंट्री के साथ लिखा हुआ, टर्नओवर। अब टर्नओवर का मीनिंग क्या है, ये मुझे मौका दे रहा, इंशाल्लाह विद फार्मूला सब कुछ आपके सामने डिस्कस करता हूँ। वंस अगेन यू आर फुली इन्वॉल्व नाउ। हम कौन सी रेशियो पे आ गए हैं? रेशियो नंबर 4 है, नाम क्या है? इसका फार्मूला पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ ये फार्मूला क्या बता रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। लिख ले रहा, cost of goods sold simply another name for cost of sales divided by हो रहा है एवरेज इन्वेंट्री, लेकिन एवरेज के लेफ्ट साइड पे एक स्टार बना हुआ है, इसके फौरन नीचे स्टार एक्सप्लेन हुआ है। अगर किसी सवाल में
ओपनिंग इन्वेंट्री भी मिल गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मिल गई, तो डिवाइडेड बाय 2 करके प्लस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकाल लेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल आपसे 2023 के एंड पे रेशियो एनालिसिस मांगा हुआ है और साथ 2022 का डाटा भी है, तो 2023 की इन्वेंट्री क्लोजिंग हो जाएगी और 2022 वाली इन्वेंट्री हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगी। अगर ये दोनों फिगर्स मिलेंगी तो हम प्लस का साइन दरमियान में लगाएंगे, डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकाल लेंगे। लेकिन अगले मेरे वर्ड्स बहुत ध्यान से सुने, अगर हमें पिछले साल का डाटा ही ना मिला तो हम क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज समझ लेंगे। मतलब मेरी इस बात का ये हुआ कि क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कब करेंगे, ओपनिंग भी मिल गया है क्लोजिंग भी मिल गया है, प्लस का साइन दबाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग डाटा नहीं है तो क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज इस फॉर्मूले में समझ लेंगे। डन है सर? अब आए फॉर्मूले की तरफ, के फॉर्मूला लिखा क्या हुआ, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का कंपैरिजन इन्वेंट्री मींस, सही है जी, स्टॉक से हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कंपैरिजन इन्वेंट्री मींस स्टॉक से हो रहा है, स्टॉक इन्वेंट्री। इससे पहले कि हम ये एनालिसिस स्टार्ट करें, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो बच गई हैं, ये रेंट नॉट येट सोल्ड। FA1 में बैठ के वही बात करते हैं जो FA1 के नौजवानों को पता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंशाल्लाह कल मुझे अब याद है मैं वहां गेम चलाऊंगा प्लीज यार। FA1 में अभी तक मेरा ख्याल है ट्रेडिंग बिजनेस ही पता है, वही इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स की ट्रांसलेशन करें, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड में रख के ट्रांसलेट करें। जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, उनकी कॉस्ट। अब इन दोनों को इकट्ठा सोचें, जो चीजें बेच दी हैं उनकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगी और जो चीजें पड़ी हैं उनकी कॉस्ट इन्वेंट्री। तो इन अदर वर्ड जो चीजें बेच दी गई हैं उनकी कॉस्ट का कंपैरिजन जो चीजें पड़ी हुई हैं उनके साथ होके कुछ किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है इसको समझने के लिए मेरी 2 एग्जांपल्स, कैलकुलेटर आपने पकड़ लें, मुझे छोटी सी वर्किंग करवा दो। लेट्स से में कंपनी ए है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल 7,50,000 और उसकी एवरेज इन्वेंट्री 65,000 है। बोर्ड पे देख के 7,50,000 मैंने क्या लिखा है और 65,000 मैंने क्या लिखा, जरा बता दें। कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इनटू 100 कुछ नहीं है, टाइम्स में आंसर आना है 11.54 पे आपने बहस खत्म करवा दी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आर 11.54 टाइम्स ऑफ एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 1 यहां भी है, डिवाइडेड बाय 1 यहां भी है। हर 1 रुपया इन्वेंट्री के बदले 11.54 क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है। हर रेशो की इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं कि सेम तरीके से हो, आए मैं बताता हूं ये 11.54 टाइम्स बता क्या रहा है। लिख हम इंशाल्लाह लेंगे, हम सोचना शुरू कर रहे हैं। बेस में मैंने क्या लिखा है, बेस में जिसे डिवाइड कर रहा हूं एवरेज इन्वेंट्री 65,000 रुपया मैंने नीचे लिखा है, 65,000 एवरेज, ठीक है जो भी है। बात को समझने के लिए बेटा अगर इस तरह से हम कह लें कि 65,000 रुपीज के अगर गुड्स किसी पैकेट के अंदर हो, एक सॉर्ट ऑफ पैकेट है, उसके अंदर कितने रुपए की गुड्स है, तो इस कंपनी ने वो पैकेट 11.54 टाइम्स बेचा है। एक और उर्दू का वर्ड का सहारा लेने की कोशिश कर रहा हूं, मौला मदद करिए।
65,000 गुड्स वाला पैकेट इस कंपनी ने 11.54 दफा बेचा। सॉरी माजरत है, किसने कितने वाली गुड्स का पैकेट कितनी दफा बेचा है? क्या आपको पता है? रेकमेंड कैलकुलेटर पे लिखे 65,000। क्या आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है? मल्टीप्लाइड बाय 11.54 करें जरा, और आंसर वो नहीं आया जो लिखा हुआ है यार। राउंड ऑफ थोड़ा सा किया था, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ गया। क्या इस कंपनी ने तकरीबन 11.54 दफा वो पैकेट 65,000 वाला बेचा है? कैसा किया इस कंपनी ने काम? जब तक कंपैरिजन ना हो हम कुछ नहीं कह सकते। तो लेट मी गिव अनदर सिनेरियो। सपोज एक कंपनी बी भी है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है 65 लाख, सॉरी 75 लाख, और स्टॉक 65,000। बेस सेम है, ऊपर मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा किया है। आंसर पहले मुझे बता दो प्लीज, प्लीज आंसर वही आएगा। प्लीज नहीं आ रहा, कोई लास्ट टाइम में से सॉल्व कर दे यार जरा प्लीज। कोई तो होगा लास्ट टाइम में यार, कोई एक अज्यूम कर ले यार। 11 के साथ एक 5 भी आ रहा है पहले, और फिर 0.38 चले हो गए, 9 हो गए यार। बस कर दें भैया, ओके हो गया सर। जिसका 9 है वो 9 है, जिसका 8 है वो 8 है। ये बहस हो वही है, और डन है सर। 9 लिखा नजर आ रहा है, ये धोखा हो गया, जरा टाइम जरा ज्यादा हो गया ना, इसलिए सही नजर नहीं आ रहा। लेकिन इससे पीछे पीछे सारा नजर आ रहा है। 115 भी नजर आ रहा है, डॉट भी नजर आ रहा है पॉइंट वाला, और 3 भी नजर आ रहा है। बाकी जिसको जो नजर आ रहा है वो डन, फॉरगेट अबाउट इट। कंपनी बी ने वही पैकेट बेस सेम है, कितनी दफा बेचा है? क्या बिजनेस का वॉल्यूम 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 चीजें क्या चीजें ज्यादा दफा बिकनी चाहिए या कम दफा बिकनी चाहिए? कम बिकनी चाहिए, ज्यादा बिकनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? कम चीजें बेच के, कम से कम चीजें बेच के। क्या वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, चीजों का टर्नओवर, चीजों का बिकना, ये ज्यादा तेज होना चाहिए या हल्का 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 हल्का? क्या जितनी चीजें खरीदी उतनी स्टॉक में रख लें और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए, या चीजें आई जाएं और पड़ी रहें? नो नो नो, आई जाएं, बेचें और आए और जाएं। क्यों क्यों ज्यादा दफा क्यों जाए? जितनी ज्यादा दफा चीजें बेचेंगे उतनी ही सेल बढ़ेगी, और उतनी ही सेल बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। हायर द बेटर, लोअर द बेटर। क्या आंसर अगर टाइम्स में ज्यादा है? अब देखें एक और चीज देखें, 7.5 लाख क्या है एक कंपनी में कॉस्ट ऑफ सेल? इस 7,50,000 के ऊपर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जरा ध्यान बनाए। 7,50,000 रुपीज के ऊपर 7,50,000 वाली गुड्स की सेल आ रही होगी। 7,50,000 रुपीज की गुड्स बेची है हमने कॉस्ट वाली, इसी में प्रॉफिट जमा होगा 750,000 में, और सेल बन जाएगी। ऐसे होगा ना यार। लेकिन जो कंपनी बी है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? तो वो 7,75 लाख में प्रॉफिट ऐड होकर फिर सेल बनेगी। किसकी सेल कंपैरेटिवली ज्यादा होगी और उसका प्रॉफिट भी कंपैरेटिवली ज्यादा क्यों होगा यार? सेल ज्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। तो हायर द टर्नओवर रेशियो द बेटर द टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मींस नहीं, टर्नओवर का मतलब आना जाना। ये टर्नओवर शायद आपने टेक्स्ट में वर्ड सुना हो। यहाँ टर्नओवर का मतलब चीजें आना और फिर उनका सेल में कन्वर्ट होना। एक सेकंड इंटरप्रिटेशन में याद रहा, एक सेकंड छोटी सी इंटरप्रिटेशन पढ़ो, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। ये रेशियो बता क्या रही है? पहला सेंटेंस पढ़े, नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल। बोर्ड में देखें, कंपनी ए देखें, हाउ मेनी टाइम्स द स्टॉक ऑफ द कंपनी ए हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल? हाउ मेनी टाइम्स द स्टॉक ऑफ द कंपनी बी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल? स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल का मतलब कितनी दफा स्टॉक बिका है। हायर द बेटर, लोअर द बेटर? हायर द बेटर, लोअर द बेटर?
लेकिन मेरे भाइयों, आप इन्वेस्टर्स को जब ओपिनियन देंगे तो आपने सिर्फ हायर लोअर की बेस पे नहीं, लॉजिकली भी सोचना है। जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखिए, कैलकुलेटर पकड़ा। 7,50,000 मैंने लिया है, लेकिन बेस में मैंने 6,500 कर दिया है। आंसर बता। 115.3 के बाद वही है जो आपको नजर आ रहा है, और मैंने भी वही लिखा हुआ है जो आपको नजर आ रहा है। ये मैंने चेंज किया क्या है? बी और सी के मुकाबले में मैंने किया क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल मैंने कम लिखी है, फिर भी आंसर दोनों का सेम कैसे आ गया? बेस मैंने एक जीरो कम किया। आप बताएं, कंपनी ए बेहतर है, बी बेहतर है या सी? डी। डी। ए और बी के मुकाबले में बताएं कौन सी कंपनी बेहतर है? बी। वाई? हायर द बेटर है, ओके है, ओके, हायर द बेटर है। बी और सी में कौन सी बेहतर है? सी। अगर हम सिर्फ आंसर देखें तो ना बी बेहतर है ना सी, हायर द बेटर था, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। पेशेंस सिखाएं, 2 मिनट मुझे दें। ए और सी का कंपैरिजन करें, ए बेहतर है, सी बेहतर है? जस्ट अगर हम आंसर देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिसाइड किया था हायर द बेटर। व्हाई द कंपनी बी इज बेटर देन द कंपनी ए? व्हाई द कंपनी बी इज बेटर देन द ए? हायर द बेटर, ये फैसला हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन मैंने सी में डाटा को जिस तरह ज्यूम किया कि सी का आंसर बी के बराबर हो गया। अब मुझे जरा चांस दें, सी का आंसर बी के बराबर हुआ क्यों है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने की वजह से नहीं, बेस में स्टॉक कम होने की वजह से। तो ये रेशो हायर होनी चाहिए, लेकिन स्टॉक के कम होने से नहीं, सेल के ज्यादा होने से। पूरा आंसर क्या है? द हायर द रेशो, द बेटर इट इज, बट द रेशो शुड बी इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेल, नॉट द डिक्रीज इन स्टॉक। पैकेट छोटे नहीं करने, पैकेट साइज छोटा हुआ है। ए और बी में मैं कितने रुपए का पैकेट बना के बेच रहा था? 65,000 रुपए का पैकेट 11 दफा, 115 दफा बेचा। अब हमने पैकेट का साइज छोटा कर लिया, और अगले सिनेरियो में पैकेट का साइज 1-1 रुपए की चीजें कर लेंगे। तो पैकेट के साइज छोटे कर करके अपने टाइम्स में आंसर को इंप्रूव नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा अगर हुई है तो क्या सेल भी तभी ज्यादा होगी? दिस रेशियो शुड बी मोर बिकॉज ऑफ मोर सेल, नॉट बिकॉज ऑफ लोअर स्टॉक। सेल तो फॉर्मूले में है ही नहीं कहीं। क्या अगर कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी तो सेल भी ज्यादा होगी? ये सेल किसे कहते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं? मैंने ट्रांसलेशन पूछी है। कॉस्ट ऑफ सेल की ट्रांसलेशन क्या है? जो चीजें बिकी हैं उनकी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन फॉल, जरा फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 चीजें बेची, हम 1,00,000 यूनिट्स बेचे, 1,00,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सपोज 10 रुपए कॉस्ट, 10 लाख कॉस्ट ऑफ सेल, और 1,00,000 जरा 15 रुपए सेल प्राइस, 15 लाख सेल। व्हाट इज सेल? जो चीजें बेची हैं उनकी सेल प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। तो क्या अगर चीजें ज्यादा बिकी हैं तभी कॉस्ट ऑफ सेल और सेल ज्यादा होगी? तो दिस रेशियो शुड बी हायर, हायर द बेटर, ओके है, लेकिन हायर द बेटर बिकॉज ऑफ मोर सेल रादर देन लोअर स्टॉक। मीन्स टू से अगर हम तीनों का कंपैरिजन आपस में करें तो इसमें कंपनी बी ही बेहतर है। कंपनी ए, हिम्मत कीजिएगा जरा, और कंपनी सी दोनों सेम है। सिर्फ आंसर देके धोखा नहीं खाना है। फर्क सिर्फ किस वजह से पड़ा है? सेल बढ़ने की वजह से नहीं, ए और सी में स्टॉक के कम होने से। इट मींस आंसर अगर कभी हायर आ भी गया तो हम अपनी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आंसर में इंप्रूवमेंट आई क्यों है। ए और बी को जल्दी से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें। ए बेहतर है, बी? वाई?
हायर द बेटर, एंड हायर द बेटर बिकॉज ऑफ मोर सेल है। ए और सी देखें सेम है, लेकिन आंसर तो ज्यादा है। आंसर ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ लोअर स्टॉक। और फाइनल करें जरा, बी और सी में कौन बेहतर है? बी ही बेहतर है। आंसर ठीक है बराबर आया हुआ है, लेकिन आंसर बराबर आने की रीजन लोअर स्टॉक है, मोर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। इन अदर वर्ड्स अगर तीनों को इकट्ठा कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग कंपनी बी की परफॉर्मेंस कॉस्ट ऑफ सेल और सेल ज्यादा होने की वजह से इन सब में बेहतर है। हायर द बेटर, लोअर द बेटर, अपनी इंटरप्रिटेशन में जाए जरा। ये रेशो बता क्या रही है सर? इंग्लिश में कुछ बता रही है, पढ़ के बताना है सर। हाउ मेनी टाइम्स, क्या क्या स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्स। आगे पढ़े। हायर द रेशो द बेटर इट इज, बट द रेशो शुड बी हायर ड्यू टू मोर सेल, नॉट ड्यू टू लोअर स्टॉक। कुछ बात बन जाएगी सर? ट्राई टू राइट आगे पीछे की। और मैंने जो हाईलाइट किया है इन सब कंपनीज में से बेटर देन अदर कंपनी है। साथ वाला डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है? यकीनन वही जो बोर्ड पे नजर आ रहा है। जी सर, वो कम करें सर। सर मिस्टर मंजूर रिलैक्स। पहले तो लेकिन कॉस्ट की बात नहीं हो रही, ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है, ऐसे ही है। और अगर उसकी बात भी हो रही तो वो भी कर लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस अगर जहन में रखें, बताएं, सोचे जरा। क्या फर्क पड़ता है? आप लिखें, मैं ठंडे दिल से आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। ये बड़ा इसका मतलब है कि कितनी दफा हमने अपने स्टॉक को सेल किया है। नहीं नहीं, मेरे से क्वेश्चन हुआ है, ये रेशो क्या बता रही है? हमने ड्यूरिंग द ईयर अपने स्टॉक को कितने टाइम सेल किया। हायर द बेटर, लोअर द बेटर, आप ले रहे हैं हायर द बेटर। अपने वर्ड्स में क्लियर कर लीजिए प्लीज। नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल लिखा हुआ है, इसके सिंपल ट्रांसलेशन जरा आसान वर्ड्स में। कितने दफा हमने स्टॉक को बेचा, शायद ये है। ज्यादा दफा बेहतर है, कम दफा बेहतर है? लेकिन जो आंसर आएगा इट शुड बी मोर बिकॉज ऑफ मोर सेल रादर देन लोअर स्टॉक। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर हो गया? जी मंजूर साहब, कुछ सोच लिया आपने? ये तो सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो रही है। आपने अगर महंगी चीज खरीदी है तो महंगी कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी, और स्टॉक भी तो महंगा ही होगा बेस पे। सेल्स उतनी ही होंगी जितनी आपने चीजें बेची होंगी, वो चाहे आपने महंगी खरीदी थी या सस्ती खरीदी थी। हाँ हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेशोज में देखेंगे। यहां सिर्फ ये देख रहे हैं कितनी दफा बेचा है, कितने का बेचा है, कितना कमाया है। आगे चल के बात करते हैं। क्या नॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा जिसने बेचा होगा उसका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा? सोच ले सोच ले। एक कंपनी उसने 100 यूनिट्स बेचे, उसके मुकाबले में कंपनी ने 1 लाख यूनिट्स बेचे हैं। किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए? हाँ अगर उस बेचारी ने लॉस में बेचे हैं तो वो एक अलग बहस है, वो भी नीचे जाके पता चलेगा। तो एक रेशियो में सब कुछ नहीं आ रहा, ओवरऑल पिक्चर सामने रखेंगे, फिर ये देखेंगे बेच तो इसने ज्यादा लिया है, लेकिन उधर जाके पता चले कि इसने प्रॉफिट कम कमाया है, तो इसका मतलब वो फिर मसला है। अभी नीचे आना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अभी ये नहीं देख रहे कितने का बेचा है, तो बताएगा क्या देख रहे हैं? कितनी दफा बेचा। तो ज्यादा दफा बेचना अच्छा है यार। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल बेच रहे हैं,
कितने मोबाइल बिके ज्यादा अच्छा है? जितने हो जाए सारे, कितने उसके भी हो, इसके भी मेरे पास ही हो, ये बिक ही जाए। इतनी इतनी तेजी क्या है? वही वही वही। हाँ एक अलग इशू हो सकता है, आप चैरिटी में दे तो वो बात की बहस है। ज्यादा दफा मैं रात को जाते, मैंने आज 1000 यूनिट बेचे हैं, कल मैंने 5000 बेचे थे, तो एकदम हो गया ना नीचे प्लेटफॉर्म। सर हाउ मेनी टाइम्स, पढ़े जरा इंग्लिश में फाइनल बताएं जरा, हाउ मेनी टाइम्स क्या, नंबर ऑफ टाइम, बल्कि जो लिखा हुआ ही पढ़ लेता है, नंबर ऑफ टाइम्स क्या 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 क्या। आई होप कि क्लियर हो गया कुछ यार। रेशियो नंबर 5 में 1 सेकंड आए और वहां पढ़ने से पहले 1 मिनट बोर्ड पे देखें। ये तो हमने रेशियो नंबर 4 में फाइंड आउट कर लिया है कि हमने स्टॉक कितनी दफा बेचा है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि स्टॉक कितने दिनों में बेचा है, कहां से कहां जा रहा हूं, कितनी दफा बेचा है की बजाय अगर ये देख रहे हैं हम कि स्टॉक कितने दिन हमारे स्टोर रूम में पड़ा रहा है बिकने से पहले, आप बताएं जल्दी जल्दी दिनों में बिकना चाहिए या स्टॉक लेने के बाद बस अल्हम्दुलिल्लाह ही हो जाना चाहिए? डेज में आंसर मिनिमम इज बेटर या मैक्सिमम इज बेटर? तो रेशियो नंबर 5 पे है। नाम हो गया इसका इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड। इसकी पहले इंटरप्रिटेशन मैंने, अब हम देखना क्या चाहते हैं, इन हाउ मेनी डेज स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल। रेशियो नंबर 4 और 5 की इंटरप्रिटेशन में कोई डिफरेंस समझ आ रहा है? 4 में क्या देखा है यार, क्या देखी जा रहे हैं, कितनी दफा बेचा है। 5 में क्या देखना चाह रहे हैं, कितने दिनों में बेचा है। आगे पढ़ने के बजाय पहले फार्मूला देखें, गौर से अगर आप देखेंगे तो फार्मूला वही है नंबर 4 वाला जो 5 में लिखा हुआ है, लेकिन उसका उसका सीक्वेंस उलट हो गया है। देख के बोले फार्मूला क्या है। एवरेज कैसे किया करेंगे, ओपनिंग शॉट प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और अगर ओपनिंग हो ही ना तो क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 नहीं, क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज समझ के वर्किंग करनी। वही वर्ड्स हैं, उलट हुए हैं, और 365 कहां से बीच में आ गया है। अब डेज दिनों की बहस शुरू हो गई। बोर्ड पे मुसलसल गौर से देखना, 2 मिनट और जी। अब कंपनी ए कंपनी बी की वर्किंग का मैं सी की भी करता हूँ। फार्मूला आप बोले फिगर मैं देख रहा हूँ, नहीं बेटा फार्मूला 65,000 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, आंसर प्लीज कैलकुलेटर पे आना है यार, यार प्लीज 31.63 डेज क्यों लिख रहा हूं, 365 डेज है साल के 365 डेज। मेरा ये 31 समथिंग जो डेज आ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, इंटरप्रिटेशन देखें। चीजें खरीदने से लेके बेचने तक 31 दिन लगते हैं। रिपीट करें क्या बोला मैंने, इन शॉर्ट वर्ड्स कितने दिनों में स्टॉक बिका है, 31 समथिंग दिनों में बिका। 31 पूरे दिन हुए हैं और दिन का कुछ हिस्सा पूरा नहीं हुआ, 0.63 डेज, तो दोपहर 4 बजे 4:15 बजे, लेकिन उस डेप्थ में नहीं जाना। कंपनी बी की तरफ है, फिगर तो बताएं यार, 65,000 7.5 मिलियन इंटू 365, आंसर इज 3.16 डेज। कब से कब तक के दिन बोलना है, परचेज से सेल तक के दिन, कितने दिन स्टॉक पड़ा रहा, स्टॉक बिकने के 3 दिन। हायर द बेटर, लोअर द बेटर, कौन सी कंपनी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, क्या कम से कम दिन लगने चाहिए, आइडियल बताएं, आइडियल स्टोर रूम ही ना हो, अगर बात बढ़ानी है तो स्टोर रूम ही ना हो, सप्लायर से उठाएं कस्टमर को दें, कहानी खत्म। और अगर स्टोर रूम है तो उसमें कम से कम दिन स्टॉक पड़ा रहना चाहिए, चीजें जल्दी बिकेंगी, तभी जल्दी 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पैसे रुपये रुपये प्रॉफिट आएगा। डन है सर?
हायर द बेटर, लोअर द बेटर, लेकिन फिर जज्बाती में आप लोग कंपनी सी की तरफ आए। जी ये कंक्लूड अब आपने करना है, ये आंसर फिर 3.16 है। 6500 डिवाइड बाय 70 50,000, ये करें सॉल्व यार। वर्किंग जब भी हो रही है इन्वॉल्व रहे। आंसर दोनों का सेम आ गया है वंस अगेन, देयरफॉर लोअर द बेटर तो ओके है, लेकिन लोअर बिकॉज ऑफ मोर सेल नॉट ड्यू टू लोअर स्टॉक, ये एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। तो लोअर ओके है, लेकिन बाद में कंपैरिजन करते हुए गौर से देखेंगे कि लोअर हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है, काइंडली बताएगा कोई सी का लोअर? स्टॉक कम होने से। ये सेम कंक्लूजन है। प्लीज एक सेकंड छोड़ें जी लिखना, इसका कंपैरिजन करें जरा 4 और 5 का इकट्ठे। 4 में कौन सी कंपनी बेहतर है? 5 में, तो ये आंसर सेम है हमारे, लेकिन बी दोनों केस में बेहतर क्यों है? सेल ज्यादा होने की वजह से। सी दोनों सिचुएशन में बराबर क्यों हो रही है? स्टॉक कम होने की वजह से। तो लोअर द बेटर, बट लोअर बिकॉज ऑफ मोर सेल रादर देन लोअर स्टॉक, ये एज इट इज है। चिंगम का गुब्बारा फुलाने की बारी आने वाली है। नहीं भाई जरा मिशन में लगा हुआ है, तो मैंने कहा जरा बताता रहूं कि अब मौका फिर आने वाला है। ना कर यार खुदा के लिए, एक तो कल्ला कल्ला खा रहा है, ऊपर हमारे तरफ तो हमारे तरफ मेरे तक गुब्बारे आ रहे हैं। आपको ही कह रहा हूँ, जो पीछे मुड़ के देख रहा होता है उसी कह रहा होता हूँ, जिसने चिंगम पे भी निकाली उसी को कहूँगा। और मैं रखने बहरहाल ये दोबारा यूज हो सकती है। हाथ खोल के प्लीज, चिंगम वाला हाथ प्लीज खोल के ये नोट कर लें अगर करना। अजीब मिशन बनाया हुआ है, उतना मुश्किल ये काम नहीं था जितना अब ये डिसाइड हो रहा था अब बारी है या नहीं।